नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस क्लास में दादाबाद से संबंधित कुछ खास डाटा देखेंगे। सल्वाडोर डाली को पढ़ेंगे, अति यथार्थवाद को देखेंगे, जिसमें आप जानते हैं यथार्थवाद और चित्रकार एक पुस्तक होती है आंद्रे वेत्रा की, उसे देखने का प्रयास करेंगे। साथ में मार्क एंसर्ट को देखेंगे, जॉन मीरो को देखेंगे। आप जानते हैं जॉन मीरो की रचना बहुत पूछी जाती है, चांद को देखता हुआ भौंकता हुआ कुत्ता। तो ये डाटा जो है पूछा जाता है, तो इसे देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट जो लिया गया है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दादा जर्मन शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दादा कैसा शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है लकड़ी का झूलने वाला घोड़ा। लकड़ी का झूलने वाला घोड़ा दादा का शब्द होता है। दादा जो जर्मन शब्द है आप जानते हैं, इसका वास्तविक अर्थ लकड़ी का झूलने वाला घोड़ा होता है। क्वेश्चंस ये बहुत पूछा जाता है कि दादावाद का जन्म कब हुआ? तो 1916 ईस्वी के आसपास ज्यूरिख के जो है काबेरे वाल्तेयर में होता है। कई बार क्वेश्चंस इस टाइप से बनता है कि कौन से वाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध, आप जानते हैं 1914 में होता है, इसके बाद होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मूल रूप से दादावाद का ही विकास होता है। दादावाद को वैसे आप जानते होंगे कला का दुश्मन भी माना जाता है, इसीलिए बहुत सारे कलाकार इसे कहते हैं कि कला का अंत करने वाला वाद कौन सा है, तो दादावाद हो जाता है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट निकल करके आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के विनाश के बाद किस वाद का जन्म हुआ है? तो पहले विश्व युद्ध का विनाश जो है 1914 में होता है। उसके बाद जो वाद निकलता है उसे हम लोग दादावाद के नाम से जानते हैं। दादावाद का जनक कौन है? तो आपको नाम याद रखना होगा। एक तो मार्शल धुनसा नाम याद रखना होगा, एक जो है पिकाम्बिया नाम याद रखना होगा। तो पिकाम्बिया और मार्शल धुनसा मूल रूप से दादावाद के जनक होते हैं। 1916 ज्यूरिख में मूल रूप से दादावाद का जन्म होता है। आगे बात करेंगे तो दादावाद का प्रमुख विचारक कौन रहा है? ये क्वेश्चंस बहुत घुमा के पूछता है। तो दादावाद का प्रमुख विचारक अगर बात करें तो मूल रूप से रोमानियन कवि होता है ट्रांस्टान तसारा। ट्रांस्टान तसारा और जर्मन साहित्यकार एक होते हैं ह्यूगो बाल। तो यही मूल रूप से प्रमुख विचारक होते हैं। ह्यूगो बाल और ट्रांस्टान तसारा मूल रूप से इसके प्रमुख विचारक होते हैं। किसके? दादावाद के। दादा का मतलब होता है लकड़ी का झूलने वाला घोड़ा। आप जानते हैं इसका उदय मूल रूप से ज्यूरिख 1916 में होता है। क्वेश्चन जो घुमा के पूछ सकता है उस पर बात करेंगे। तो कहा जाता है कला का दुश्मन किस कला को कहा जाता है? तो कला का मूल रूप से दुश्मन जो माना जाता है उसे दादावाद को ही माना जाता है। तो आपको याद रखना होगा। अगली बात होगी तो आज के युग में बनी बनाई कला क्या है? आज के युग में जो बनी बनाई कला है मूल रूप से होती है एक्स्ट्रालेशन। एक्स्ट्रालेशन जो कला है मूल रूप से आज के युग की बनी बनाई कला मानी जाती है। आपको याद रखना होगा। दादावाद का श्रेष्ठ चित्रकार कौन है? तो मार्शल धुनसा हैं। आप जानते हैं पिकाम्बिया और मार्शल धुनसा मूल रूप से दादावाद के जनक माने जाते हैं, लेकिन श्रेष्ठ चित्रकार की अगर बात होगी तो मार्शल धुनसा का नाम आगे आता है। अगला पॉइंट, कला का अंत करने के लिए किस वाद का जन्म होता है? तो चाहे आप कला का अंत कहें तब भी दादावाद होगा, चाहे आप ये कहें कला का दुश्मन कौन से काल को कहा जाता है तब भी दादावाद ही राइट आंसर बनता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट आता है दादावाद का प्रमुख चित्रकार। तो आप जानते हैं दादावाद के खास चित्रकारों में जिन्होंने मूल रूप से इसे बसाया यानी जनक पिकाम्बिया, मार्शल धुनसा। तो ये पिकाम्बिया हैं, मार्शल धुनसा हैं, हार्नसप हैं। ये मूल रूप से दादावाद के अच्छे चितेरे माने जाते हैं, अच्छे कलाकार माने जाते हैं। मार्शल धुनसा बहुत खास चित्रकार होते हैं, दादावाद के श्रेष्ठ चित्रकार होते हैं। तो इनके खास चित्रों को भी आपको याद रखना होगा। जैसे मार्शल धुनसा के प्रमुख चित्र क्या हैं? जीने पर उतरती हुई निम्नाकृति, जीने पर उतरती हुई निम्नाकृति, या फिर ब्रह्मचारियों से निर्वस्त्र की गई वधु मूल रूप से किसकी रचना है? तो मार्शल धुनसा की रचना है, जिन्होंने दादावाद को 1916 में ज्यूरिख में मूल रूप से जन्मित किया, मूल रूप से उदय करवाया। ऑप्शंस में अगला नाम भी आ सकता है, तो वहाँ पे आपको आंसर सही काटना होगा। आप जानते हैं केवल नाम पूछा जाता है। मार्शल धुनसा का नाम दे, सल्वाडोर डाली का नाम दे, जॉन मीरो का नाम दे, साथ में मार्क एंसर्ट का नाम दे दे, तब आपको राइट आंसर क्या लगाना हो? मार्शल धुनसा लगाना होगा।
आगे बात करते हैं, घूमती हुई कांच की तस्तरियां मूल रूप से किसने बनाई हैं? ये भी मार्शल धुंसा की रचना है। और चंचलाकृति के साथ साथ बनी बनाई की बात करें तो ये भी मूल रूप से रचना किसकी है? तो बनी बनाई भी मार्शल धुंसा की है, चंचलाकृति भी मार्शल धुंसा की ही अच्छी रचनाओं में शुमार है। मार्शल धुंसा वही हैं, पिकाम्बिया और मार्शल धुंसा, जिन्होंने दादावाद को मूल रूप से एस्टेब्लिश किया है। तो ये तो बात है दादावाद की। थोड़ा सा बात कर लेते हैं अति यथार्थवाद की। अति यथार्थवाद, इसका मुख्य विषय क्या होता है? तो आप जानते हैं प्रकृति की अचेतन अवस्था को दर्शाने का काम अति यथार्थवाद में अच्छे से किया गया है। अति यथार्थवाद को पेरिस के किस कवि ने औपचारिक रूप से प्रारंभ किया? तो आंद्रे वेत्रे ने मूल रूप से 1924 के आसपास अति यथार्थवाद को जो है स्टार्ट किया है। कहाँ के कवि हैं आंद्रे वेत्रे? तो आंद्रे वेत्रे का जो संबंध रहा है वो पेरिस से रहा है, आपको याद रखना होगा। क्वेश्चंस कभी कभी घूम के आ जाता है। अगला पॉइंट आता है, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र आंद्रे वेत्रे ने कब प्रकाशित किया? तो आंद्रे वेत्रे वही हैं जिन्होंने मूल रूप से अति यथार्थवाद को एस्टेब्लिश किया है। पेरिस के कवि होते हैं, 1924 के आसपास पहला घोषणा पत्र लाते हैं। अगला पॉइंट, अति यथार्थवाद और चित्रकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अति यथार्थवाद और चित्रकार नामक जो पुस्तक लिखी गई उसे आंद्रे वेत्रे के द्वारा ही लिखा जाता है। वही है आंद्रे वेत्रे जो मूल रूप से पेरिस के अच्छे और श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यही अति यथार्थवाद को एस्टेब्लिश करते हैं। अच्छा, इसका विषय क्या है? तो प्रकृति की अचेतन अवस्था को दर्शाने का काम अति यथार्थवाद में बहुत अच्छे से आंद्रे वेत्रे के द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि अति यथार्थवाद किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये फ्रायड के सिद्धांत पर आधारित है। फ्रायड के महत्वपूर्ण सिद्धांत पे अति यथार्थवाद कार्य करता है, याद रखना। अगला पॉइंट जो लिखा गया है बहुत महत्वपूर्ण है। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। यह मूल रूप से परिभाषा किसने दिया? तो कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, ये फ्रायड के अनुसार कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू फ्रायड मूल रूप से मानते हैं कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। याद रखना, स्टार लगा लेना। क्वेश्चंस कई बार ये आ चुका है, घुमा के क्वेश्चंस पूछ लिया गया है। अगला पॉइंट आता है, अति यथार्थवाद मासिक पत्रिका अति यथार्थवाद क्रांति कब प्रकाशित होती है? तो अति यथार्थवाद मासिक पत्रिका अति यथार्थवाद क्रांति मूल रूप से 1924 में प्रकाशित होती है, यानी 1924 में प्रकाशित होती है। अगला पॉइंट आता है, निर्जीव पर जीवित का आरोप किस वाद की विशेषता है? तो निर्जीव पर जीवित किस वाद की जो है विशेषता मानी जाती है? तो निर्जीव पर जीवित का आरोप 1924 में अति यथार्थवाद की विशेषता मानी जाती है। 1924 में अति यथार्थवाद आता है, आप जानते हैं आंद्रे वेत्रे के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, तो उसकी विशेषता होती है निर्जीव पर जीवित का आरोप। अगला पॉइंट आएगा, अति यथार्थवाद की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ जो है प्रकाशित की जाती है? तो अति यथार्थवाद 1924 में एस्टेब्लिश ही होता है। पेरिस का कवि होता है आंद्रे वेत्रे, वही मूल रूप से एस्टेब्लिश करता है। इसकी पहली प्रदर्शनी 1 साल बाद 1925 में पेरिस में ही होगी, क्योंकि पेरिस के कवि आंद्रे वेत्रे के द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया जाता है, तो पेरिस में ही पहली प्रदर्शनी हो पाएगी। अति यथार्थवाद के अच्छे कलाकारों के नाम कभी कभी पूछ लेता है। तो अति यथार्थवाद के प्रमुख कलाकार कौन हैं? सल्वाडोर जान डाली हैं, जिन्हें हम लोग जान मीरो देखते हैं, आंद्रे वेत्रे देखते हैं, मार्क एंसर्ट देखते हैं, मानरे तागबी देखते हैं, और जो है वेल वॉक्स को भी देखते हैं। तो ये सभी के कार्य किससे हैं? अति यथार्थवाद से जुड़े हुए हैं, जिसमें खास नाम सल्वाडोर डाली से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, आंद्रे वेत्रे से पूछ लिया जाता है, साथ में क्वेश्चंस मार्क एंसर्ट से, जान मीरो से भी पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा सल्वाडोर डाली के बारे में। अगर सल्वाडोर डाली की बात करें 1904 से 1989 तक इनका कार्यकाल होता है। हालांकि अमेरिका के बहुत खास जो है व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। सल्वाडोर डाली का जन्म कहाँ पे हुआ? 1904 में बोर्सोलिना स्पेन में मूल रूप से इनका जन्म होता है। अमेरिका में आगे चल कर के अस्थायी रूप से रहते हैं। बात होगी आगे, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है? तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस मूल रूप से सल्वाडोर डाली की आत्मकथा मानी जाती है। सल्वाडोर डाली की आत्मकथा है क्या? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस। पागल जीनियस किसे कहा जाता है? तो पागल जीनियस भी मूल रूप से सल्वाडोर डाली को ही कहा जाता है। ऐसी उपमा किसे प्राप्त है पागल जीनियस की? तो सल्वाडोर डाली को प्राप्त है। अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट जो आया है वो पूछ रहा है कि किसके चित्रों का केंद्र बिंदु समय की अवधारणा है। किसके चित्रों का केंद्र बिंदु समय की अवधारणा है? तो समय की अवधारणा मूल रूप से सल्वाडोर डाली के चित्रों का केंद्र बिंदु रहा है। सल्वाडोर डाली अस्थायी रूप से कहाँ रहते थे? तो अस्थायी रूप से रहने का काम अमेरिका में रहा, यानी USA में रहा है। आगे, सल्वाडोर डाली के चित्रों का प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता इनकी क्या रही है? तो सटीक रेखांकन इनकी प्रमुख विशेषताओं में रहा है। सटीक रेखांकन हो, आकारों का ठोसपन हो, असाधारण चित्र शैली हो और साथ में मनोहर रंग संगति हो, मूल रूप से सल्वाडोर डाली के चित्रों की खास विशेषता रही है, प्रमुख विशेषता रही है। अगला पॉइंट आएगा कि मूल रूप से अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया था? अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? तो ऑप्शंस में बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन आपको राइट आंसर सल्वाडोर डाली लगा लेना है। ठीक है, अगर मान लो कि अति यथार्थवाद को विकसित करने का काम पूछे तो मूल रूप से सल्वाडोर डाली लगाइएगा, लेकिन अगर ये पूछे कि औपचारिक रूप से प्रारंभ किसने किया है तो आंद्रे बेत्रे को लगाइएगा। याद रखना, आंद्रे बेत्रे को लगाइएगा। अति यथार्थवाद को प्रारंभ करने का काम मूल रूप से आंद्रे बेत्रे का रहा है, जो पेरिस के रहने वाले रहे हैं। लेकिन अगर विकसित करने का काम पूछे कि इसे आगे किसने बढ़ाया है तो सल्वाडोर डाली इसमें बहुत खास भूमिका के साथ आते हैं। अगला पॉइंट कि अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना? तो अति यथार्थवादी चित्रकार का नाम है सल्वाडोर डाली, जिन्होंने मूल रूप से स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचान लिया था। काम अच्छा हुआ है, इसलिए बहुत खास चित्र भी इनसे पूछे जाते हैं। चित्रों की रचना दिमाग में बैठा लेना, जैसे सड़ती हुई लाश क्वेश्चन पूछा गया। सड़ती लाश किसकी रचना है? सल्वाडोर डाली की है। स्मृति की निरंतरता हो, सल्वाडोर डाली की है। आंखों में रिक्त छिद्र हो, सल्वाडोर डाली की है। ग्रह युद्ध की पूर्व सूचना हो तो ग्रह युद्ध की पूर्व सूचना भी सल्वाडोर डाली की अच्छी रचनाओं में शुमार है। जलता हुआ जिराफ हो, क्वेश्चन छप चुका है, सल्वाडोर डाली की रचना है। ईसा का अंतिम भोज हो, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, मूल रूप से सल्वाडोर डाली की अच्छी रचनाओं में शुमार है। स्वप्नों के छायाचित्र की अगर बात करें, ये भी सल्वाडोर डाली की अच्छी रचनाओं में शुमार है। वही सल्वाडोर डाली जो मूल रूप से अति यथार्थवाद को विकसित करने का काम करते हैं। आगे, डाली के स्वप्न वीनस, ये भी मूल रूप से किसकी रचना है? तो ये भी मूल रूप से सल्वाडोर डाली की अच्छी रचनाओं में है। जबकि मेल्टिंग वॉच अगर पूछ ले, मेल्टिंग वॉच यानी पिघलती घड़ियाँ या फिर दृष्ट सत्तव्य या फिर द परसेंटिफ्स ऑफ मेमोरीज पूछे, तब भी आप याद रखना सल्वाडोर डाली के चित्रों की श्रृंखलाएँ होती हैं, तो उन्हीं के साथ राइट आंसर्स आपको मारना है। चाहे मेल्टिंग वॉच पूछे, चाहे स्वप्नों का छायाचित्र पूछे, चाहे ईसा का अंतिम भोज पूछे, चाहे जलता हुआ जिराफ पूछे, सड़ती हुई लाश पूछे या फिर आंखों में रिक्त छिद्र पूछ ले, सभी की रचनाओं में मूल रूप से सल्वाडोर डाली ने ही चित्रित किया है। तो आपको राइट आंसर सल्वाडोर डाली के साथ ही लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दो नाम और देख लेते हैं, जैसे मार्क एंसर्ट का। मार्क एंसर्ट की अगर बात करते हैं तो फ्रोताज पद्धति का आविष्कारक किसने किया? तो फ्रोताज पद्धति को बनाने का काम, चलाने का काम मार्क एंसर्ट का ही रहा है। मार्क एंसर्ट की प्रसिद्ध चित्र मलिका है। तो मालिका या फिर मलिका मूल रूप से निसर्ग है। निसर्ग, मलिका मूल रूप से निसर्ग है, जिसे प्रकृति का इतिहास कहा जाता है। निसर्ग को प्रकृति का इतिहास कहा जाता है। मार्क एंसर्ट की प्रसिद्ध चित्र है, याद रखना। आगे बात करेंगे तो जान मीरो से क्वेश्चंस जो बन सकता है, जान मीरो से सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि जान मीरो प्रसिद्ध हैं स्पेनिश चित्रकार के रूप में। स्पेनिश चित्रकार के रूप में जान मीरो ज़्यादा खास रहे हैं, ज़्यादा फेमस रहे हैं। याद रखना ये सब अति यथार्थवादी कलाकार हैं, चाहे सल्वाडोर डाली देखें, चाहे आंद्रे बेत्रे देखें, मार्क एंसर्ट देखें, मानरे देखें, तागबी देखें, बेल बॉक्स देखें या फिर जान मीरो देखें। जान मीरो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो परिलोक की सृष्टि मूल रूप से अच्छी रचना है जान मीरो की। परिलोक की सृष्टि अच्छी रचना मानी जाती है जान मीरो की। अगला क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किसकी रचना? चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किसकी रचना है? तो इसे भी जान मीरो के द्वारा बनाया गया है। इस पे से डबल स्टार लगाइएगा याद रखने के लिए, डाटा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछा गया है जान मीरो से। जान मीरो को यही रचना चांद को देखता हुआ जो है देखकर भौंकता हुआ कुत्ता रचना पूछा जा सकता है, जो स्पेनिश चित्रकार है। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा, कुछ नया आपको आज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।